नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और जेपी नड्डा समेत अमित शाह खुद मैदान में हैं। और इसका असर यह है कि जो शुरुआती रुझान में ऐसा दिख रहा था कि कांग्रेस वहां सरकार बना ले जाएगी, एंटी इनकम्पेंसी भी है और जिसके कारण लोग नाराज भी हैं, तो कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पासा पलटता दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन अब आपको बता दें, मात्र कुछ घंटे बचे हुए हैं और इस मात्र कुछ घंटे में आप ये जानते ही हैं कि 2 दिन पहले चुनाव प्रचार थम जाता है। यानी एक तरह से कहें तो केवल मात्र अब 24 से 26 घंटे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास हैं, वो अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इस अंतिम क्षण में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर के रूप में मैंने जो नाम आपको गिनवाए, जिसमें सबसे ऊपर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कहीं भी इलेक्शन होता है उसके रुख को पलटने में उनके पास वो जादू है कि वो जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और आपको बता दें कि हमारे रिपोर्टर ने इस बारे में कर्नाटक की जनता से पूछा है कि मोदी फैक्टर कर्नाटक के चुनाव में कितना काम करता है। मोदी जी के चुनावी जो रैलियां हैं, मोदी जी का जो रोड शो हो रहा है, इससे कर्नाटक के चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ा। तो आपको बताऊं कि कर्नाटक की जनता, जिसमें 55% लोगों का यह मानना है, 55 से 60% लोगों का यह मानना है कि मोदी के रोड शो और रैलियों की वजह से ये जो पासा पलटता दिखाई दे रहा है, ये जादू मोदी जी का है। दूसरा, ये पूछा गया कि बाकी जो स्टार कैंपेनर हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि उनके आने का असर भी कहीं पड़ा है। तो लोगों का कहना है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा, इन दोनों की जो छवि है, इन दोनों की छवि में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि एक ने घुसपैठियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और उन्होंने मुसलमानों के लिए जिस तरह से अपने प्रदेश में खुलकर ये बोला कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम लड़कियां भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मदरसे में वो अपने धर्म की पुस्तक के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान और साइंस की किताब पढ़ें। इसका इफेक्ट ये हुआ है कि कर्नाटक के मुसलमान भी अब ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वाकई में कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए हितकारी है। और एक अंडर करंट जिसको बोलते हैं, अंडर करंट ऐसा बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिमों में भी जो उनकी युवा लड़कियां हैं और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ हद तक वोट करेंगी। वो वोट प्रतिशत मात्र 3 से 5% हो सकता है, लेकिन यह भी अपने आप में एक निर्णायक होगा। दूसरी तरफ यहां योगी आदित्यनाथ फैक्टर है। योगी आदित्यनाथ फैक्टर का फायदा तब मिला, यहां पहले से उनकी लोकप्रियता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात की, और आपको बता दूं कि बजरंग दल को बैन करने का जो घोषणा कांग्रेस ने किया वो केवल और केवल तुष्टीकरण को लेकर के किया था कि हम एक तरफ पीएफआई के साथ बजरंग दल को बैन की बात करेंगे तो इससे मुस्लिम वोटर खुश हो जाएगा और हमें इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इस बात को लेकर भी सर्वे हुआ और इस सर्वे में यह देखा गया कि कांग्रेस ने जो बजरंग दल को बैन करने की बात की, क्या उससे कांग्रेस को कुछ लाभ मिलता दिख रहा है, उसको मुस्लिम वोटें मिलती दिख रही हैं। इस मुद्दे से क्या उसको मुसलमान खुश होकर वोट करेंगे? तो आपको बता दूं कि मुस्लिम मोहल्लों में लोगों की यह राय है कि ये जो इन्होंने बजरंग दल पर बैन करने की बात की है, हालांकि इसका लाभ मुस्लिम वोटर में कुछ मिला है, क्योंकि उनको लगता है कि जो कांग्रेस 1600 आतंकवादी गतिविधि में लिप्त लोगों को जेल से रिहा कर सकती है वो हमारे लिए फायदे की है। लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को यह हुआ है कि जो कांग्रेस का वोटर है, हिंदू वोटर, ऐसे लगभग 55 से 60% वोट जो हिंदू वोट कांग्रेस को मिलते थे, वो अब ये कह रहे हैं
कि हम तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कोई राजनीतिक दल जो बजरंग बली के नाम पर चिढ़ता हो, बजरंग दल पर बैन करने की बात करता हो, जबकि बजरंग दल करता क्या है। आपको बता दें कि बजरंग दल एक धार्मिक संगठन है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए काम करता है, जो बस आयोजन जो होते हैं समाज सेवा के उसका काम करता है। और आपको बता दूं, इतना ही नहीं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में बजरंग दल का नाम दर्ज है ब्लड डोनेट करने में। सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने में बजरंग दल के कार्यकर्ता आगे आए, जिसके कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। और केवल हनुमान जयंती, रामनवमी, शिवरात्रि, इसका कार्यक्रम का आयोजन करना, मंदिर हो या मठ, उसमें व्यवस्था बनाना, इन सब में बजरंग दल काम करता है। लेकिन कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करने में ये जरा दिमाग लगाया होता। क्या पीएफआई ऐसा करता है? पीएफआई के कार्यकर्ता कहीं ब्लड डोनेट करते हुए पाए गए? कहीं रिकॉर्ड है कि उन्होंने कोई समाज की सेवा की है? कहीं ऐसी जरूरत पड़ी है संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने कोई काम किया है? वो जिन गतिविधियों में लिप्त पाए गए उसमें तो आतंकवादी एक्टिविटी है। तब कांग्रेस ये काम कर रही थी तो उसको इसका नुकसान पहुंचा है। और आपको बता दूं कि इस सब को लेकर के अब जनता संजीदा हुई है। इसी का नतीजा ये हुआ है कि बजरंग दल का मामला हो, चाहे वहां जो है कांग्रेस के वो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त 1600 जो आतंकवादी छोड़े थे वो वाला मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और जनता पे उसका इफेक्ट भी पड़ा है। और इसके कारण आपको बताएं कि जो सर्वे अभी लेटेस्ट आया है, हालांकि जी न्यूज का पहले इस बारे में सर्वे आ चुका है, न्यूज 18 का सर्वे आ चुका है, और ये जो सर्वे है उसमें इतनी सीटें मिलती दिखाई दी हैं। अभी भी जी न्यूज का जो सर्वे आया है उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 103 से लेकर के 118 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 82 से 97 सीटें और जेडीएस को 28 से 33 सीटें। इसी तरह मैं पहले से कह रहा हूं कि अभी हालांकि 24-25 घंटे बचे हैं। इस अगले 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है कि अपने सभी स्टार कैंपेनर को वो रोड शो के रूप में कर्नाटक के अंदर पूरी तरह से मैसेज देने की कोशिश में है। बहुत बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई है कि कहीं, लेकिन वो पीछे दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भगवा कर्नाटक को किया है, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 110 से लेकर 120 के करीब सीटें आएंगी। वहीं कांग्रेस जो है वो 80 से 90 सीटों पर समेटने का अनुमान है। कांटे की टक्कर आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जेडीएस अपने आप में सीटें दिखा रहा है कि 28 से 30 सीटें ला सकता है। लेकिन यहां बात वही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर अपने आप में भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो दूसरे कोई दो दल मिल भी जाए तो वो सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते। मामला कठिन है, लेकिन अब स्पष्ट होता दिख रहा है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। अब कांग्रेस कह रही है साहब काम नहीं किया, बेरोजगारी बहुत है। रिपोर्टरों ने यह भी पूछा है कि भाई बेरोजगार का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का, वो कितना जनता पे असर करता है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, कर्नाटक के चुनाव में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जब युवाओं से पूछते हैं कि आपको बेरोजगारी का मुद्दा कितना इफेक्ट करता है, 20% युवा और युवतियों का कहना है कि जो ये चुनाव है इसमें रोजगार का मुद्दा कोई है। पहला मुद्दा वो कहते हैं कि यहाँ स्थानीय काम का है, कि हमारा जो एमएलए थे उन्होंने कितना काम किया। आगे जो मोदी सरकार, मोदी जी वादा कर रहे हैं, अमित शाह वादा कर रहे हैं कि अब और तेजी से काम होगा, इस बार सीएम बदल दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लोगों को लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, असम में विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है, इसी तरह कर्नाटक में भी डबल इंजन की सरकार के रूप में विकास होगा। और जो पिछले टर्नओवर में बीजेपी काम नहीं कर पाई थी वो भी अब ठीक होंगे, क्योंकि पिछली बार से इस बार अगर पूर्ण बहुमत आता दिख रहा है, इसका इफेक्ट भी दिखाई देगा। काम और तेजी से होगा और भरोसे से होगा, ऐसा जनता का कहना है। यानी जो कांग्रेस एक एजेंडा सेट कर रही थी कि बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत रहे, मात्र 20% युवाओं पर उस बेरोजगारी का इफेक्ट है। यही आपको बता दें कि इसमें ये जो लोग हैं
इसमें एक और लोगों से बातचीत हुई कि जो कांग्रेस वालों ने मोदी को गाली दी है, इसका कितना इफेक्ट हुआ है। तो आपको बता दूं, इस मोदी इफेक्ट को लेकर के लोगों का कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 45 के लगभग है, वहीं आपको बताऊं कांग्रेस का लगभग 40 के करीब वोट प्रतिशत है। वोट प्रतिशत का अंतर कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। और यह बढ़ने का एक कारण है मोदी जी को, जो इन्होंने गाली दी है, मोदी जी का जो अपमान किया है। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला सांप बताया था, उससे तुलना की थी। सोनिया गांधी पहली बार निकल के आई, अंतिम चरण में निकल के आई, और वो भी भारतीय जनता पार्टी को डकैत कह गई। इसी तरह की चीजें इन्होंने बोली, तो जनता कहती है कि मोदी का अपमान करना, इसका भी जनता पे इफेक्ट पड़ा कि कांग्रेस के नेताओं के अंदर जो एरोगेंट है, जो अहंकार है, वो बहुत खराब है। सोनिया गांधी भाषण देना आता नहीं है, हिंदी बोलनी आती नहीं है, टूटी फूटी हिंदी में जो भाषण दिया उसमें भी मोदी को गाली देकर गई। तो कांग्रेस के नेताओं के पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन मोदी को देने के लिए गाली है। इसका भी इफेक्ट गरीब जनता के ऊपर पड़ रहा है कि एक गरीब परिवार का बच्चा यदि आज देश का प्रधानमंत्री बनता है तो किस तरह से कांग्रेसी उसका अपमान कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। और इसके कारण भी जो कर्नाटक की जनता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, और इसमें 5% वोटों की बढ़ोतरी केवल मोदी को गाली देने के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। यानी एक तरफ से बिल्कुल साफ है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बनाने जा रही है, और बजरंगबली इस कांग्रेस की नैया को डुबा देंगे, क्योंकि भाई उनका जहां पैर पड़ता है एक, उतने में तो धरती भी हिल जाती है। ये तो कांग्रेस है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वंदे मातरम।